12 साल में सरकार आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक सेल की प्रक्रिया को पूरी कर ली। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रही है। हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि कैबिनेट की बैठक में बीएचईएल की जो सब्सिडरी है ईएमएल, उसमें हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और काफी हद तक इस पर सहमति बन गई। बता दूं कि ईएमएल एक सब्सिडरी है जो कि केरला सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ बीएचईएल चलाती है। उसमें बीएचईएल की हिस्सेदारी 51% है, केरला सरकार की हिस्सेदारी 49% है। अब प्रस्ताव यह था कि बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी केरल सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि बीएचईएल के विनिवेश की तरफ एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है इस फैसले के साथ। चलिए, ये आपके सामने खबर है और इसका विश्लेषण आपको करते हुए दिखेंगे हमारे मित्र श्री मयूरेश जोशी साहब। डायरेक्टर साहब, लेके आइए। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक को डिस्कस करते हैं। हमने बहुत बढ़िया डेटा तैयार किया है जो सुबह सुबह शरद दुबे साहब ने बनाया हमारी रिसर्च टीम में, उसको ज़रा स्क्रीन पर लाइए। जोशी साहब, मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करता हूँ आईडीबीआई और बीएचईएल दोनों का। आईडीबीआई में ये मान के चलिए कि लगभग 94.7% जो इक्विटी है वो दो लोगों के पास है। प्रमोटर है LIC 49.24 और को प्रमोटर है सरकार भारतीय लगभग 45.48। जो ये खबर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की आती हुई आपको दिख रही है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? मात्र 41,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है आईडीबीआई बैंक की। अंदाजा लगाइए सिर्फ कि किस रेट पर ये स्टॉक आपको बिकता हुआ दिख सकता है। तो शैल सर, आई थिंक एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। जो ओवरहैंग था, आई थिंक दैट इज फाइनली गॉन अवे नाउ। दूसरा, आई थिंक जैसे आपने राइटफुल लिखा, आई थिंक जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, वंस दैट गेट्स ऑफ द बुक, और जो भी नया प्रमोटर आई थिंक ये बैंक को लेने आएगा या आई थिंक बिल्ड करेगा, वॉट एवर हैपेंस पोस्ट दैट, क्योंकि आई थिंक जो हमने नंबर्स का एक विश्लेषण किया है आईडीबीआई बैंक के लिए, जीएनपीएस को लेके, प्रोविजनिंग को लेके, I think बहुत aggressively management will try to restore balance sheet confidence. So जो पैसा pump in होगा along with expectations in terms of how the bank is probably positioned आज के तारीख में, मुझे लगता है I think sentimentally and even if you have a long term investor in you, I think दोनों हिसाब से I think stock को I think positively लिया जा सकता है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल साहब। मानस जी, आपने बहुत बढ़िया रणनीति बीएचईएल पर तो सेट करी दी। ये बताइए आईडीबीआई बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? ये काउंटर कल बंद हुआ 5.5% ऊपर, 38 रुपए के आसपास। देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शॉर्ट टर्म की अगर बात करें विशाल जी, तो वो पॉजिटिव लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला स्विंग हाई था 44 या 45 रुपए के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए, मेन मूव तो तभी आएगा जब ये 45 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा, क्योंकि अगर 45 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब वो कंफर्मेशन होगा मीडियम टर्म चार्ट्स में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और उसके बाद तो शायद आपको 65 और 70 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो अभी मैं नहीं समझता कि वो प्रिडिक्ट करना सही समय है। केवल आपको अभी 44-45 की तरफ देखना है। आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 35 रुपए के नीचे। यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का अगर आप सबसे लंबी अवधि का चार्ट देखें तो इसकी ऑल टाइम हाई 200 रुपए के ऊपर है। फिलहाल आपके सामने ये काउंटर बंद हुआ है 37 रुपए 95 पैसे पर, 38 रुपए के आसपास। ये एक टाइम पे बहुत ही ब्लू चिप काउंटर था और हमारे देश के 3 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का विलय हो चुका है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में और वो अब प्राइवेट हैंड्स में है। बाकी आईएफसीआई आपको दिखेगा और आईडीबीआई अब तब्दील हो चुका है बैंक में। तो ये स्थिति है और ये आपको स्टॉक कॉल आती हुई दिख रही है फिलहाल आईडीबीआई बैंक पर। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए, आज बहुत अहम डेवलपमेंट आपको इस पर होता हुआ दिखेगा। जिस हिसाब से स्टॉक पोजिशन है, एक अच्छा गैप अप आपको दिख सकता है। चलिए, अब शुरू करते हैं स्टॉक्स न्यूज़ का सिलसिला। जुड़ते हैं हर्षदा जी से और यतिन जी से। अहम ब्रोकरेजेस और टॉप न्यूज़ क्या क्या है वो आपको जुगलबंदी करते हुए दिखेंगे हर्षदा जी और यतिन जी। हर्षदा जी, फर्स्ट टू यू।
शैल, गुड मॉर्निंग। टाटा स्टील के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि टाटा स्टील का परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रहा है। अगर आप कंसोलिडेटेड बिजनेस देखें तो कंपनी ने एक प्रॉफिट पोस्ट किया है। प्रॉफिट का आंकड़ा आया है 7,162 करोड़ पर, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 1,615 का लॉस था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब करीब 39% बढ़े हैं, 49,977 करोड़ का यह आंकड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 104% तक का इजाफा देखने को मिला, यह भी करीब 14,183 करोड़ पर आया है। मार्जिन्स जो है वो 19% से बढ़कर 28% से ज्यादा आ चुके हैं, तो बहुत ही शानदार तिमाही। और खास बात यह है कि इंडिया बिजनेस में ये ग्रोथ देखने को मिली है। मैनेजमेंट कमेंट्री ये कह रही थी कल कॉनकॉल में कि आगे चलकर अगली 2 तिमाहियों में यूरोप के बिजनेस में भी पिकअप देखने को मिलेगा, तो उस लिहाज से कमेंट्री भी अच्छी है और नतीजे भी अच्छे हैं। एक और चीज जो अच्छी लगी है इस तिमाही में वो ये है कि इनका जो नेट डेट का आंकड़ा है वो काफी कम हुआ है। इस क्वार्टर में करीब करीब 29,390 करोड़ का कंपनी ने अपना कर्ज कम कर लिया है, तो वो भी एक बहुत अच्छा संकेत है। तो हर पैरामीटर पर दरअसल ये कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। और इन स्टील कंपनियों में हम एबिटा पर टन पर नजर रखते हैं। अनुमान था 25,900 रुपए प्रति टन का एबिटा पर टन आएगा, लेकिन ये करीब करीब 28,000 के काफी करीब आया है, 27,828 करोड़ का एबिटा पर टन। तो हर पैमाने पर आप कह सकते हैं एक बीट है इस क्वार्टर में, और ऑफ कोर्स कमेंट्री भी मजबूत। कमेंट्री मजबूत है और नंबर्स काफी स्ट्रांग है। यतिन से बात करते हैं। यतिन, हाउस व्यूज? तो देखिए, जहां तक कि हाउस व्यूज का सवाल है, टाटा स्टील पे ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं रिजल्ट्स को लेके। मोर इम्पोर्टेंटली जो कंपनी ने कर्ज कम किया है क्वार्टर में, लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 10,000 करोड़ का जो डेट कम हुआ है उस पे भी उत्साहित है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जो मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से काफी अच्छे यहाँ रुझान आए हैं। मॉर्गन स्टैनली का टाटा स्टील पे टारगेट है 1,000 रुपए। टाटा स्टील पे मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि जो 10,800 करोड़ का कर्ज रिडक्शन टाटा स्टील ने किया है वो सराहनीय है। इनफैक्ट जो 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने जो अनाउंस किया है वो भी डिविडेंड पे आउट काफी सालों में हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट की तरीके से देखा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टेक का बाय कॉल है, लक्ष्य है 1175 रुपए। मक्वेरी का टारगेट है लगभग 1,050 रुपए। सीएलएसए और जेफरीज का लक्ष्य करीब करीब 1,150 रुपए के आसपास है। और स्ट्रीट पे सबसे हाईएस्ट टारगेट जो फॉरेन ब्रोकरेजेस में है वो है जेपी मॉर्गन का, लक्ष्य है 1,250 रुपए। जेपी मॉर्गन का टारगेट करीब करीब 1250 का, लेकिन एवरेज अगर आप देखें उससे नीचे के जो टारगेट्स है वो 1150 1175 की रेंज में है। तो औसत टारगेट 1180 का स्टॉक क्लोज हुआ है कल। अगर आप देखें करीब करीब 1070 की रेंज में। बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बहुत संक्षेप में मानस। इनफैक्ट शुभम आपके पास आऊँगा। ऑप्शन एक्टिविटी को देखते हुए, रिजल्ट अच्छे देखते हुए, लेकिन रिजल्ट से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव को देखते हुए आपकी आज की अप्रोच क्या होगी? मानस आप बताइए। मेरे ख्याल से शुभम के कुछ सेटअप में दिक्कत आ रही है, आपका टेक? देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है। आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो हो सकता है वहां पर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश है। मैं तो समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखिए, अब ट्रेडिंग के नजरिए से देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम मूव देख चुके हैं। हर गिरावट पे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जो मीडियम टर्म टारगेट आते हैं वो 1,300 रुपए 1,320 रुपए तक के आते हैं टाटा स्टील में। तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदारी करिए, लेकिन ट्रेडिंग के नजरिए से हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर आइडिया है। हायर लेवल से प्रॉफिट बुक करना अच्छा आइडिया है। हर्षदा के पास चलते हैं और बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के नंबर्स कैसे रहे। हर्षदा? शानदार नतीजा अब यहाँ पर भी कंपनी ने दिखाया है। वीरू फिनॉयल बिजनेस में हमने देखा है एक आउट परफॉर्मेंस दर्ज हुई है और यहाँ पर रेवेन्यू दरअसल डबल हुआ है साल दर साल। लेकिन अगर आप कोर नंबर्स देखें, प्रॉफिटेबिलिटी में करीब करीब 70% तक की ग्रोथ है। 290 करोड़ पर प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया है। रेवेन्यू में 39% का इजाफा,
1463 करोड़ पर रेवेन्यू कंपनी आईएम ने दिखाया। एबिटा में 74% का इजाफा और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो करीब 25% के आसपास थे, पिछले साल इसी तिमाही में 31% पर आकर खड़े हुए हैं। केमिकल बिजनेस में हालांकि थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, जो पेपर और डाई बिजनेस को केटर करता है, लेकिन फिनाइल बिजनेस में हमने देखा एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन। फिनाइल